आप लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आइए आप लोगों को आज हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में बताते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में हमने इससे पहले चालुक्य वंश के बारे में बता दिया था। आज हम आप लोगों को पल्लव वंश के बारे में पढ़ाते हैं। पल्लव वंश के बारे में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति शायद पार्सियन से हुआ है, ऐसा पश्चिमी अर्थात यूरोपीय इतिहासकार सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु आधुनिक समय में इस विचार को अन्य विद्वान पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ अन्य विद्वानों ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में इसको अस्वीकार करते हुए कहा है कि पल्लवों को चोल नागवंश से उत्पन्न होना बताया जाता है। आधुनिक समय में यह विश्वास किया जाता है कि पल्लव टोंडेर नामक स्थान पर रहने वाले स्थानीय निवासी थे। तमिल शब्द टोंडियर को संस्कृत में पल्लव कहा गया है, इसी कारण यह वंश पल्लव वंश कहलाता है। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। ब्राह्मणों का अत्यधिक आदर किया जाता था, परंतु शूद्रों पर अत्याचार भी नहीं किया जाता था। सामंत लोग एक से अधिक पत्नियां रखते थे। स्त्रियों की स्थिति विशेष अच्छी नहीं थी। आर्थिक दशा सुधारने के लिए भी विशेष प्रयत्न किए गए थे। कृषि आय का मुख्य साधन थी। व्यापार उन्नत दशा में था। पल्लव साहित्य एवं प्रशासन। चलिए हम कला और प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। कला, साहित्य और प्रशासन। कांची शिक्षा का महानतम केंद्र बिंदु था। कला के बारे में देखते हुए कला में विशेष प्रगति का काल रहा है। महाबलीपुरम मंदिर में जो निर्माण किया गया है इसी काल में हुआ है, जो कि महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और इसी तरह से जो प्रशासन था उसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रशासन किस तरह की थी उस समय, जो सामाजिक स्थिति थी, जो राजनीतिक स्थितियां थीं, उनके अनुसार जो हमारी व्यवस्थाएं थीं उनमें राजा प्रशासन का केंद्रीय बिंदु था। आइए अब हम देख लेते हैं चोल वंश के बारे में। चोल वंश साम्राज्य का अभ्युदय शायद 9वीं शताब्दी में हुआ और यह दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकांश भाग इसके अधिकार में थे। चोल शासकों ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और मालदीव पर भी इनका अधिकार था। कुछ समय तक इनका प्रभाव कलिंग और तुंगभद्र दोआब पर भी छाया था। इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी और ये दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव कायम करने में सफल हो सके। चोल साम्राज्य के प्रमुख शासक। राजकाल में राजेंद्र प्रथम काल में, और ये दोनों प्रमुख शासक थे। इसी तरह से चोलों ने बहुत सारा, समुद्रगुप्त ने जब दक्षिण की विजय की ओर अग्रसर हुआ था तब उसको इन्हीं लोगों ने हराया था। शैलेंद्र प्रथम भी एक प्रमुख शासक था। चोल 12वीं शताब्दी तक समृद्धशाली बने रहे, लेकिन 13वीं शताब्दी के आरंभ में उनका पतन शुरू हो गया। 12वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में उत्तरकालीन चालुक्य शक्तियों की भी छीड़ पड़ गई थी। चोल साम्राज्य की जगह अब दक्षिण में पांड्य तथा होयसल सम्राटों तथा उत्तरकालीन चोल सम्राटों की जगह यादव और काकतीय सम्राटों ने ले ली थी। प्रशासन। चोल प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद राजा का होता था। चोल कालीन शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजा का पद वंशानुगत व्यवस्था पर आधारित था। राजा के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था होती थी। राज्य के कार्यों के आदेशों के क्रियान्वयन औलेग नाम के एक अति विशिष्ट अधिकारी द्वारा किया जाता था। अधिकारियों का वेतन नगद रूप में भुगतान न करके भूमि के रूप में किया जाता था। आइए देख लेते हैं चोलकालीन समाज की सामाजिक, धार्मिक एवं साहित्यिक स्थिति।
चोलकालीन समाज की सामाजिक स्थिति, ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च था। ब्राह्मणों की दी गई भूमि कर मुक्त होती थी। इसके अतिरिक्त क्षत्रिय एवं वैश्यों के वर्ग का अस्तित्व नहीं था, शूद्र पाए जाते थे। सती प्रथा एवं देवदासी प्रथा विद्यमान थी। दास प्रथा का भी प्रचलन था। धार्मिक स्थिति, आज ये देख लेते हैं कि धार्मिक स्थितियाँ क्या थीं। धार्मिक स्थितियों में चोल साम्राज्य में क्या धार्मिक स्थिति थी। चोलों के समय में वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म का व्यापक प्रचार था। शैव धर्म के प्रचार प्रसार में सभी शासक गहरी रुचि लेते थे। साहित्य, चोल राजाओं के समय में तमिल भाषा एवं साहित्य का काफ़ी विकास हुआ। तमिल कवियों में प्रसिद्ध जयगौंडर कुलोत्तुंग का प्रथम राजकवि थे। उसने कलिगुत्ती पुराण भी लिखा था। सांस्कृतिक जीवन भी चोलों का अच्छा था। उनके शासकों ने तंजौर के गंगईकोंडचोलापुरम में कांची जैसे बड़े नगरों का निर्माण करवाया था। आगे हम आप लोगों को राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।